नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद को लेकर राजनीतिक पारा देश के कई राज्यों में बढ़ रहा है और हिजाब विवाद को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। जबकि मामला शुरू हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक केरल की सीमा पे एक शहर उडुपी में हिजाब का मामला अब दूसरे राज्यों तक पहुंच गया है और आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जैसे कि कोलकाता में छात्राओं ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया है। ये कोलकाता की तस्वीर है जहां पर हिजाब पहनकर ज्यादातर लड़कियों ने हिजाब के समर्थन में ये प्रदर्शन किया है। इसी तरह की तस्वीर दूसरी जगहों से भी आई है। अब आपको दिखा रहे हैं हम दूसरी तस्वीर हैदराबाद की। हैदराबाद से भी प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। वहां पे भी ये हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। और साथ साथ आज जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 2 दिन की सुनवाई के बाद भी आज इस मामले पर कोई फैसला नहीं दिया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हिजाब विवाद को बड़ी बेंच के हवाले करने का फैसला किया है, यानी कि मामला यहां पे हाईकोर्ट से टल गया है। जस्टिस दीक्षित ने कहा है कि ऐसे मामले बड़ी बेंच को ही सुनने चाहिए। पर्सनल लॉ के लिए बड़ी बेंच होती है, बड़ी बेंच ताकि नतीजे ज्यादा स्वीकार्य हों। तो कर्नाटक में यह विवाद इतना बढ़ गया है कि सरकार को 3 दिन के लिए हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े हैं। ये अलग अलग तस्वीरें कर्नाटक के अलग अलग शहरों की है, जैसे कि दावणगेरे में कल पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। यहां पे आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी। शिवमोगा और दावणगेरे में धारा 144 लगानी पड़ी। शिवमोगा में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च भी किया है। ये याद रखिए कि कर्नाटक में भी अगले साल चुनाव हैं और इसलिए सवाल राजनीतिक पार्टियों पर भी उठ रहे हैं कि वो अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से इस मुद्दे को साथ रही हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, शिवमोगा, बगलकोट, दावणगेरे और मांड्या, और इन सब जगहों पे मामला हिंसक भी हुआ। कई जगहों पर बहुत उग्र विरोध प्रदर्शन भी हुआ और कहीं पे भगवा गमछे पहने नजर आए, कहीं पे स्टूडेंट्स नीले रंग का स्कार्फ लगाए नजर आए, जय भीम के नारे लगाते। तो अलग अलग जगहों पे कैंपस जो है वहां पे ध्रुवीकरण पूरी तरह से नजर आ रहा है। इस पर सियासत हो रही है और जाहिर है कि ये मामला ऐसा है कि इस पर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रतिक्रिया देंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कहा है कि महिला क्या पहनना चाहती है, हिजाब, घूंघट, जीन्स, ये उसका संवैधानिक अधिकार है, किसी को इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। अच्छा, क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। स्कूल में बिकिनी कहां से आ गई प्रियंका? हाँ, आप वो शैक्षिक संस्थान की बात है। देखिए, आप गोल गोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहां भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर जोर देकर ये बात कही है कि महिला क्या पहने इसे बताने का अधिकार किसी को नहीं है। और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राज्य में संविधान का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। कर्नाटका में जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक
नहीं बल्कि पुट्टू स्वामी जजमेंट के खिलाफ है। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि एक घटना को लेकर भारतीय संस्कृति और संविधान पर सवाल उठाना सही नहीं है। जो कोई भी एक आइसोलेटेड घटना होगी तो उस पे भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की सहिष्णुता और यहां तक कि भारत के संविधान की समीक्षा और सांप्रदायिक समीक्षा करने बैठ जाएंगे। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो देश का हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हिजाब पर किसी तरह का हॉरर हंगामा कतई ठीक नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपनी ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होती है, डेकोरम होते हैं और डिसीजंस होते हैं, उस पर कम्युनल कील मत ठोकिए। तो इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड जरूर होते हैं, पर यह सवाल उठ रहा है कि ये स्कूल का भी मामला नहीं है, ये कॉलेज का मामला है जहां पे ड्रेस कोड अमूमन नहीं होते। हिजाब को लेकर उठे विवाद पर लालू यादव ने कहा है कि मोदी सरकार देश को सिविल वॉर की ओर ले जा रही है। ये चुनाव की बात नहीं है, इसमें ये बात समझिए कि देश सिविल वॉर की ओर चला जा रहा है। मोदी जी की सरकार में सिविल वॉर ये संस्कृति किया जा रहा है और सिविल वॉर होगा तो इसकी जिम्मेवारी नहीं होगी सबको। कोई चुनाव लेकर के नहीं, वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लो, मुजफ्फरनगर तो फलाना राम दिन भर करते रहना। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ, ये सब बताता है संकेत। और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का कहना है कि स्कूलों में राजनीतिक या धार्मिक चीजों को नहीं लाना चाहिए। आमचं हेच मत आहे की त्याचं जे जिथे जिथे युनिफॉर्म आहे तिथे युनिफॉर्म पाळला गेलं पाहिजे। शाळेंमध्ये कॉलेजेसमध्ये धार्मिक कुठेही वाद येऊ नये ही आमची भूमिका आहे, कारण शाळा कॉलेज हे शिक्षणाचं विद्यालय आहे। तिथे आपण शिक्षणाची जी भूमी समजतो, जिथे जिथे युनिव्हर्सिटीज असतील, जिथे जिथे शाळा असेल, तिथे कुठे राजकीय किंवा धार्मिक किंवा कुठचाही वाद येऊ नये, चांगलं शिक्षण मिळावं, दर्जेदार शिक्षण असावं, हे शिवसेनेची भूमिका आहे। हमारे साथ मौजूद हैं दो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, सलमान निजामी कांग्रेस नेता, शांत प्रकाश जाटव बीजेपी नेता। शांत प्रकाश जाटव, प्रियंका गांधी ने कहा और काफी इस बात में तर्क है कि महिला क्या पहने, घूंघट, हिजाब, जीन्स, बिकिनी, महिला का अपना अधिकार है, उसका अपना फैसला है, किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि उसे क्या पहनना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया? प्रियंका गांधी जी का मैं अभी सुन रहा था, जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया, मुझे लगता है कि वो यूपी की जो इलेक्शन पॉलिटिक्स से निकल करके वो हिजाब पॉलिटिक्स करना चाह रही हैं। इनफैक्ट क्या है कि वहां जो इंस्टीट्यूशन में जो भी कुछ हो, हिजाब पॉलिटिक्स की बात नहीं है। उन्होंने सवाल पूछा गया था जिस पर उन्होंने जवाब दिया और ये भी कहा, वहां पे मौजूद जो शख्स पूछ रहे थे कि आप क्या पहने ये मैं आपको नहीं बता सकती। तो आपको लगता है उसमें क्या अतार्किक है उनकी बात में? देखिए, स्वाभाविक बात है कि अगर इस प्रकार की जो बात है, हर एक इंसान को कुछ भी पहनने का अधिकार है, वो चाहे जो चाहे वो पहने। और यहाँ कि मैं इस चीज के वो गंभीर हैं, अरे हिंदुस्तान में जो कानून है उस कानून में आपको सबको, क्या कानून है हमें और आपको सबको हिंदुस्तान में कानून क्या है? शांत प्रकाश जाटव जी, कानून कुछ तो भी पहनने का अधिकार है। नहीं, मैं आपको पूछ रही हूं, आपने कहा कानून जो है, तो किसी भी कॉलेज में ये कानून तो नहीं होता। कॉलेज में कोई ड्रेस कोड तो है नहीं, कॉलेज में तो लोग अपनी मर्जी से कपड़े पहन के जाते हैं, ये स्कूल की भी बात नहीं है। दूसरे संविधान तो अधिकार देता है कि आप कुछ भी पहने। आप संसद में देख लीजिए, कोई भगवा पहन के आता है, कोई पगड़ी लगा के आता है, कोई शेरवानी पहन के आता है। मैं वही बात बता रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन में अगर ड्रेस कोड तय नहीं है तो वो बच्चे कुछ भी पहन सकते हैं और इसे पहनने में कोई बुराई नहीं है कि उन्होंने हिजाब पहना हुआ। समर्थन करते हैं इस बात का कि लड़कियां जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं, इनको हिजाब पहनने की इजाजत होनी चाहिए? मैं समर्थन करता हूं कि अगर इंस्टीट्यूशन में कोई बाध्यता नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, तो कोई भी सभ्य कपड़े जो है आप पहन करके आ सकते, आना चाहिए भी। तो इस इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल को ऐसा लगा कि हिजाब की वो इजाजत नहीं दे सकती हैं और उसके बाद ये तमाम तरह के हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद भगवा, वहां पे गमछे भी नजर आ रहे हैं, ब्लू स्कार्फ भी नजर आ रहा है। सलमान निजामी, क्या ये अगर आप अपने धार्मिक रिप्रेजेंटेशन करते हुए कपड़े पहनते हैं तो माहौल कॉलेज का खराब होता है, जैसा कि प्रिंसिपल जो कॉलेज की थी उडुपी में जो मामला सामने आया उन्होंने कहा?
देखिए नगमा जी, देश में चुनाव का माहौल है और जिस तरीके से भाजपा जो है अपने कारनामों को, नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई ना कोई फसाद लेके आती है। पहले आपने देखा कोविड में तबलीगी जमात, अब हिजाब का मामला सामने आया। ये कॉलेज जो है, आप देश के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी कॉलेज में जाइए, कोई लड़की जो है, कोई महिला जो है, वो कभी स्कर्ट में आती है, शॉर्ट्स में आती है, जीन्स में आती है, तो कोई रुकावट नहीं, क्योंकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 24 हमें इजाजत देता है, 21 हमें इजाजत देता है कि आप कोई भी जो है ड्रेस जो है वो पहन सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। चाहे मुसलमान महिलाओं की बात हो, तो वो हिजाब क्या पहन लग रहा है कि इस समय इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मोटिव है? मैंने कुछ देर पहले एक बीजेपी के नेता से भी बात की थी। उनका कहना है कि ये तो कांग्रेस पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है, चूंकि केरल से सटा इलाका है कर्नाटक का, और वहां पे बहुत पोलराइजेशन है, केरल में मुस्लिम पोलराइजेशन बहुत है, इसलिए प्रतिक्रिया है ये। देखिए, उसमें भाजपा के विधायक जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनिए। अखलाक पहलू खान हमें भूला नहीं, किस तरीके से पहले रोका गया, किस तरीके से उन्हें कत्ल किया गया कि वो क्या खाते हैं पीते हैं। अब पहनावे पे इनको ऐतराज है, कल को बोलेंगे मुसलमान जो है देश के वो घरों में रहें, घर से बाहर ना जाएं। तो ये माहौल जो पूरे देश में किस तरीके से मुसलमान महिलाओं को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, यही अफगानिस्तान में हुआ। ये तालिबान, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की कानून बनते हैं तो वो जो महिलाएं घरों से निकली हैं वो वापस अपने घर में, क्योंकि उनको आजादी दी है अगर हिजाब ने, कि वो हिजाब पहनकर उनके घर से इजाजत मिलती है कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़े, तो यहां तो पूरा नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। कैसे पढ़ेंगी बेटियां? भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार जो है देश की महिलाओं के साथ में हैं। वो किसी भी सूरत में किसी भी मजहब की बहनें हैं उनके साथ में हैं, उनको अधिकार है हर उस पहनने के पहनावे का जो वो पहनना चाहें वो पहन सकती हैं, और किसी भी सूरत में कोई भी दबाव जो है उनके ऊपर नहीं। इतना बड़ा विवाद हिजाब का कहीं कर्नाटक से, अब उसका आप देखिए कि सब तरफ सारे नेता इस पे बयान दे रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, और अलग अलग शहरों में। तो इस मुद्दे को बढ़ावा कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं दे रहा, और ना ही हम इस चीज का विरोध करते हैं। जो चाहें वो पहने, और अगर कहीं कोई विरोध है, प्रेसिडेंट है जो वहां बार बार बयान दे रहे हैं कर्नाटका में कि भारतीय जनता पार्टी के ही वो नेता हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्य यहाँ पे हिजाब नहीं पहनने देंगे हम। बीजेपी शासित राज्य का मतलब ये नहीं है कि किसी की ड्रेस के ऊपर कोई बाध्यता बनाएंगे। जो भी अधिकार है मैंने बताया वो पहने, अगर इंस्टीट्यूशन की कोई बाध्यता नहीं है हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी भगवा कपड़ा पहन करके हाथ में लेकर के और किसी दूसरे को अगर वो निजता पर हमला करता है तो वो भाजपा ही नहीं है, वो उसको हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करते। अच्छा, आप कह रहे हैं वो भाजपा, ये जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं जिसकी बात सलमान निजामी भी कर रहे थे अभी, कि वो बार बार ये बयान देते रहे सलमान निजामी, लेकिन शांत प्रकाश जाटव तो कह रहे हैं कोई कुछ भी पहने, कोई बाध्यता नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो कोई हंगामा ही नहीं होना चाहिए, कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कर्नाटक में भी अगले साल चुनाव है, किस तरह से ये मामला बढ़ता जा रहा है। अब ये इंटरनेशनल प्रेस में भी मामला आएगा और आ रहा है, और एक जमीन तैयार हो रही है जहां कॉलेजेस जो है वो अखाड़ा बन चुके हैं ध्रुवीकरण का। बीजेपी की हिपोक्रेसी यहीं एक्सपोज होती है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब जाते हैं, वहां मुसलमान महिलाओं के साथ हिजाब में होती हैं, उनके साथ सेल्फियां खींचते हैं, वो ऐतराज नहीं होता उनको। यहाँ भाजपा के कई नेता कल मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भी मोदी जी जो है मुस्लिम बहनों का पूरा सम्मान करते हैं। तो आप छोड़िए, आपके नेता कहते हैं कि हम हिजाब पे बैन करेंगे। ट्रिपल तलाक से जो है मोदी जी ने ही आजाद कराया हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनों को। औरतों के साथ आज ये हो रहा है, एक बच्ची आज मुस्लिम बहनें जो है पुरुषों के अत्याचार से मुक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के कारण हुई है, मोदी जी के कारण हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का आप जो कुछ कह देंगे वो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी मुस्लिम बहनों का सम्मान है। हिंदुस्तान में किसी भी कोने में रहने वाली मुस्लिम बहनों के साथ में हम लोग जो है सौहार्द और सम्मान की बात करते हैं। शांत प्रकाश जाटव, इसमें ये आप अगर लोगों को बताना शुरू हो जाता है कि आप क्या खाएंगे, कहां पर क्या खाना बिकेगा, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कपड़े पहने, तो बात कहां से शुरू होती है और कहां तक बढ़ रही है। सवाल ये है कि मकसद ये है कि लड़कियां पढ़ें। अब इस तरह की रुकावट, और आप ये बात कह रहे हैं, पर आपके यहाँ के तमाम नेता, अलग अलग लोगों के बयान आ रहे हैं इसके ऊपर कि जो यूनिफॉर्म है उसे फॉलो करें, हिजाब नहीं पहने देंगे कर्नाटक में।
तो ये इस मामले बिल्कुल को नहीं, कौन मैं बढ़ावा आपकी दे इस रहा है? बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकारों के द्वारा इस प्रकार का कोई भी बाध्यता नहीं है। आप वो चाहे जो अपने मर्जी यहाँ के पहने। स्टेट प्रेसिडेंट, आप बीजेपी कर्नाटक के स्टेट प्रेसिडेंट की ही बात को नकार रहे हैं। वैसे अच्छी बात है कि आपकी ये सोच है कि किसी तरह की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, पर इस पर हंगामा जो है वो बरकरार है और शायद बना रहेगा। अभी ये हायर बेंच में मामला चला गया है कर्नाटक हाईकोर्ट में। आज इस पर जब सुनवाई होनी थी तो कोई फैसला इस पर आया नहीं है और अब हायर बेंच को ये सौंप दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। तीनों दलों ने किसानों पर फोकस रखते हुए तमाम वादे किए हैं। समाजवादी पार्टी ने किसानों से सभी फसलों पर एमएसपी का वादा किया है। बीजेपी ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की बात कही है। अखिलेश यादव ने एनडीटीवी से बातचीत में बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। यूपी के चुनाव में तीनों पार्टियों ने, जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, सपा, भाजपा और कांग्रेस, तीनों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र कह रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। सर, आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें युवाओं के रोजगार की बात है, आप महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर समझते हैं कि आपका घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है और बेहतर है? समाजवादी पार्टी जब कभी भी घोषणा पत्र जारी किया होगा और जनता ने जब कभी भी भरोसा किया है, 100% जनता के लिए वो काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था पिछली बार, अगर उसको उठा करके देखेंगे, उसमें बहुत सारे वादे किए थे। जो सबसे पहला वादा उनका था वो ये था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। तो जो लोग अपना संकल्प पत्र को भुला दिए हों, संकल्प पत्र को पूरा न किया हो और वो फिर एक संकल्प पत्र ला रहे हैं, वो उनका झूठा पत्र है। सर, आपने अपने घोषणा पत्र का नाम वचन पत्र क्यों रखा है? क्योंकि ये वचन इतना पक्का है कि वो जो पूरा किया जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता अगर भरोसा कर रही है और आपको वोट दे रही है तो उसी तरह का भरोसा जनता के बीच में जाए। हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी का वचन पत्र है, अटूट वादे जो कर रहे हैं इसके अंदर, वो उन पर भरोसा करेगी और एक बार उन्हें आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को पहले चरण में मदद करे जनता, दूसरे चरण में मदद हो, तीसरे चरण में, 7वें चरण तक जनता मदद करे, जिससे हम इन वादों को पूरा कर सकें। अब आते हैं राजनीतिक बात पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। पहले शुरुआती 2 चरण हैं और वहीं से हैं। आज बारिश की वजह से आप रामपुर नहीं जा पाए। आप अपने और जयंत के कैंपेन को कैसे देखते हैं? खुद मेहनत की आप लोग, मथुरा, मुजफ्फरनगर, रात भर चलते रहे, क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, पहले चरण का चुनाव किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहा है। पहले चरण का वो चुनाव है जिसमें किसान एकजुट होकर के, जिस सरकार ने कीलें लगाई, बोर्डर लगाए, मुकदमे लगाए, किसान शहीद हुए, ये किसानों का चुनाव है। किसान इंतज़ार कर रहा है कि उसको भुगतान के लिए परेशान ना होना पड़े, धरना ना देना पड़े, इसलिए फार्मर्स कॉर्पस फंड बना रहे हैं। 15 दिन का भुगतान होगा। सिंचाई की लिए बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये तमाम काम हैं जो किसानों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो अखिलेश यादव जी, इनसे बात की, मैनिफेस्टो इनका वचन पत्र हाथ में है और इनका कहना है कि वो किसी को छोड़कर नहीं जाएंगे और उनका ये वचन दे रहे हैं वो, और सरकार आएगी तो पूरा करेंगे। तो काफी अहम मतदान है कल और उससे पहले सारी पार्टियां अपना वचन पत्र लेकर के सामने है। ये सपा का वचन पत्र है, बीजेपी का संकल्प पत्र है और प्रियंका गांधी का है विधान। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया। प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र की अहम बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 दिन में किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, 12 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे, 8 लाख और रोजगार पैदा करेंगे। नई भर्तियों में 40% पद महिलाओं को मिलेगा। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। बिजली बिल आधा करेगी सरकार। कोरोना प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। 2 रुपए किलो गोबर सरकार खरीदेगी। एडहॉक और शिक्षा मित्र नियमित किए जाएंगे और सफाई कर्मियों को भी नियमित किया जाएगा।